इसके बाद देखिए, अब आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 4 पर, और जो आपका लास्ट पैराग्राफ था और उस पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन है वहाँ अपन चल रहे थे, तो एक बार वहीं से फिर से देखिए। लेंचो ने आशा व्यक्त करी, जो ओले गिर रहे थे और उसे लगने लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है और उसकी फसल को इनसे अब नुकसान होने वाला है, तो वो आशा करता है आई होप इट पासेस क्विकली, और उम्मीद जताता है कि ये जल्दी ही ओलों का जो गिरना है वो बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उनका गिरना जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, और 1 घंटे में द हेल रेन्ड, जो ओले थे वो बरसे। ऑन द हाउस, घरों के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों के इधर उधर। द कॉर्न फील्ड, जो उसके मक्का की फसल थी उस पर गिरे। ऑन द होल वैली, यानी जो उसकी संपूर्ण घाटी थी जहाँ वो रहता था, हर जगह ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, और ओले इतने ज़्यादा गिरे कि जो खेत थे वो देखने में सफ़ेद लगने लगे। ऐसे सफ़ेद लगने लगे एज इफ़ मानो कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि वो नमक से किसी ने ढक दिए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और एक पत्ती भी नहीं बची थी पेड़ के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसका जो मक्का की जो फसल थी, उसका जो मक्का था वो पूर्ण रूपेण डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे, मक्का के जो फूल थे वो भी पौधों से झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और ये सब देख करके लेंचो की जो शोल थी, यानी लेंचो का अंतरात्मा थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफ़ान गुजरा, जो ओले वाली जो वृष्टि थी वो जब रुकी, तेज़ हवाएं चलना थी वो जो रुकी। ही स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो जाकर के खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और जाकर के अपने लड़कों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब यहाँ थोड़ा सा इस प्लेग वर्ड को आपको समझना है। सामान्य स्थिति में आप लोगों ने जो प्लेग वर्ड अभी तक सुना है तो वो इस मीनिंग में सुना है, ए सीरियस डिजीज़ विच किल्स मैनी पीपल। जैसे अगर आप 1914 की बात करें तो उस टाइम पर जैसे प्लेग फैला था, तो ये एक गंभीर बीमारी होती है। जैसे अभी प्रेजेंट में कहें तो जो कोरोना है, तो इसे भी आप इस तरीके की बीमारी कह सकते हैं, यानी जिसे आप महामारी कहते हैं। तो ये सीरियस डिसीज़ विच किल्स मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोगों को मारती है, उसे आप प्लेग कहते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लेग यूज़ किया गया है, यही वर्ड, इसका जो दूसरा मीनिंग है, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर अनप्लीजेंट और लाइकली टू कॉज डैमेज। तो जो सामान्यतः अनप्लीजेंट होती है और आप ये मान सकते हैं कि जो विनाश का कारण होती है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी आप प्लेग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए, यानी ये हो गया आपका एक झुंड। यहाँ प्लेग का मतलब क्या हो गया, झुंड। कैसे, ए प्लेग ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़ों का, जो हानिकारक कीट हैं उनका झुंड। ठीक, तो इसी सेंस में यहाँ यूज़ किया है। वो अपने लड़कों से क्या कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं, मीनिंग लिखा है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वाम। ये एक ऐसा कीट होता है जो बड़े झुंड में उड़ता है, ग्रुप्स में, एंड डेस्ट्रॉय क्रॉप्स, और ये फसल को बर्बाद करता है, नष्ट करता है। वो क्या कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर यहाँ प्लेग भी फैला होता, अगर मेरी फसल पर कीड़ों का आक्रमण भी हुआ होता, तो उन्होंने भी इस ओलावृष्टि की तुलना में ज़्यादा बचा दिया होता। यानी कुल मिलाकर के प्लेग से भी इतना नुकसान नहीं हुआ होता जितना कि इनसे हुआ है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और वो कहता है कि ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल अब हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और उसके लिए वो जो रात थी काफ़ी दुखद रात हो गई। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और वो ये सोचने लगा कि हमने जो काम किया साल भर वो कुछ नहीं रहा, यानी हमारे काम का कोई मतलब नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, उसे लगने लगा कि अब तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और उसे ये भी लगने लगा कि हम सब लोग, ऐसा लगता है कि इस साल भूखे मरेंगे।
तो ये आपका है। इसके बाद उन्होंने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है, यानी यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हालांकि ये है कि क्वेश्चंस ये आप ये मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि यही तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर इनमें से निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका चैप्टर इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई और क्वेश्चन भी अगर आता है तो उसका आंसर देने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो ने व्हाट फॉर किसके लिए, डिड लगाए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो लेंचो ने किसके लिए आशा की, आप बात को पास्ट में ले जाएंगे तो पहले तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट फॉर किसके लिए, डिड लेंचो होप, लेंचो ने आशा करी। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है पहले उसी को ठीक से समझिए, व्हाट। तो व्हाट से आपको समझ में आ गया कि ऐसी क्या वस्तु थी जिसके लिए लेंचो को आशा हुई, यानी क्या चीज़ थी जिसकी उसने इच्छा व्यक्त करी कि वो उसको और मिल जाए। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये जो पूरी स्टोरी है उसको ठीक से अगर सुना है तो थोड़ा सा आप पेज को पलटिए और पेज नंबर आप 3 पे आएंगे। तो जहाँ आपका स्टार्ट हुआ है जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उस फर्स्ट पैराग्राफ की अगर आप 6ठी लाइन में आएंगे तो 6ठी लाइन में देखेंगे कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, कि अब उसकी ज़मीन को, लेंचो की बात चल रही है कि अब उसकी ज़मीन को केवल एक चीज़ की आवश्यकता बची। तो किस किस की पूर्ति हो गई थी कि लेंचो के पास एक अच्छी फसल थी, उसने बहुत मेहनत करी, मक्का भी बहुत अच्छा लगा था, फूलों से लदे हुए थे, यानी उसे उम्मीद थी कि बहुत अच्छी फसल मेरी होगी। इसके बाद उसे किस चीज़ की आशा थी, तो वो बताता है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर, कि एक जो अच्छी वर्षा होती है, डाउनपॉर का मतलब होता है अ गुड रेन, कि एक जो अच्छी वर्षा होती है उसकी आवश्यकता थी, और एटलीस्ट अ शोअर, अगर वो नहीं हो तो कम से कम बौछार के रूप में तो वर्षा ज़रूर गिरे, शोअर तो ज़रूर हो। तो इसकी उसने आशा व्यक्त करी। अब यहाँ आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब क्वेश्चन आपका पास्ट में दिया है तो आप आंसर को भी उसी में ले जाएंगे, तो इसलिए आपने होप का क्या कर दिया, होप्ड। तो लेंचो होप्ड फॉर, इससे आपने बता दिया कि लेंचो को, अब जिस चीज़ को आप फॉर लगा करके लिख देंगे बस वही आशा है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि उसको डाउनपॉर की आवश्यकता थी। तो आप चाहें तो ये लिख दें और चाहें तो ये लिख दें अ गुड रेन, कि लेंचो के एक अच्छी वर्षा की आवश्यकता थी। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। अब क्यों इसकी आवश्यकता थी, एज, क्योंकि, इट वॉज मच नीडेड, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। अब यहाँ थोड़ी सी ग्रामर को समझिए कि हम चूंकि इस सेंटेंस को पास्ट में ले गए तो इसलिए हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है, थोड़ा सा यहाँ ग्रामर को समझते चलिए जिससे आप लोग आंसर दें। कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसे लिखने में आपको आसानी रहे कि अगर आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, ये अगर ये आपका पास्ट में रहता है तो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझना है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, यानी यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो क्लॉज आपका किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ वो क्लॉज, तो ये क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एनी टेंस, किसी भी टेंस में रह सकता है। यानी अगर आप इसे प्रेजेंट में रखें तो भी ठीक माना जाएगा, आप इसे पास्ट में रखते हैं तो भी ठीक माना जाएगा, आप इसे फ्यूचर में रखते हैं तो भी ठीक माना जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर आप एनी टेंस, किसी भी टेंस में रखते हैं तो सही माना जाएगा, ठीक, यानी फ्यूचर के साथ भी कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो ऐसी स्थिति में आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके लिए आप बाध्य हैं कि आप उसे पास्ट में ही रखेंगे। तो ये 3 बातें अगर आपको अच्छे से बताएं तो टेंस रखने में आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको पास्ट में ले करके ही जाना पड़ेगा। अब पास्ट में कैसे ले जाएंगे कि जिसे आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं, जो आपके लिए प्रेजेंट में दिया हुआ है, आप उसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में कर दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर दें, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट में कर दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दें।
अगर ये क्लॉज आपका विल में है तो वुड में कर दें, सेल में है तो शुड में कर दें। अगर ये क्लॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पास्ट में और ये भी पास्ट में आए। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट में है, इस बात को यहाँ समझिए, जैसे ये भी आपका पास्ट में है और सामने वाला भी, जैसे मान के चलिए कि यहाँ इसकी जगह ये होता कि इट इज़ मच नीडेड। अगर इसकी जगह ये होता तो हमें क्या करना होता कि ये चूंकि प्रेजेंट में तो हमें पास्ट में ले जाना होता। अगर ये फ्यूचर में होता तो भी हमें पास्ट में ले जाना होता। क्यों? क्योंकि ये आपका पास्ट में है। और अगर ये पास्ट में होता तो भी हमको चेंज करना होता। वो चेंज कैसे होता है कि अगर ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट में होता तो आप इसे पास्ट के परफेक्ट में बदल देते। अगर ये आपका पास्ट का कंटिन्यूअस होता तो आप इसे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते। पास्ट के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन दो में कोई चेंज नहीं करते, चाहे बेशक ये पास्ट में है। तो पहले इस बात को, रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस है, आप उसे दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि ये क्या कहता है। तो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सामने हम कोई भी टेंस रख सकते हैं, फ्री है। अगर ये हमारा फ्यूचर में है तो सामने हम कोई भी टेंस रख सकते हैं, फ्री है, ठीक। लेकिन अगर ये आपका पास्ट में है तब आप फ्री नहीं हैं, तब आपको सामने पास्ट ही रखना पड़ेगा, जिसे आप करस्पॉन्डिंग पास्ट कहते हैं। अब वो जो करस्पॉन्डिंग पास्ट होगा वो किस तरीके से होगा कि प्रेजेंट के जितने भी पार्ट हैं वो पास्ट के पार्ट में बदल जाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक। अगर आपको फ्यूचर मिलता है तो आप उसे भी पास्ट में चेंज कर देंगे, करस्पॉन्डिंग पास्ट में, यानी विल को वुड में और सेल को शुड में चेंज कर देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ आपको ध्यान बहुत अच्छे से ये रखना है कि अगर हमें यहाँ पास्ट ही मिलता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल भी पास्ट में है और सबऑर्डिनेट भी पास्ट में। सबऑर्डिनेट पास्ट में तो वो भी बदलेगा। जैसे आप कहीं ये सोच रहे हो कि ये पास्ट प्रेजेंट में तो बदला, फ्यूचर में तो बदला, पास्ट में तो पास्ट में ही नहीं, पास्ट में होगा तो भी बदलेगा। और पास्ट में किस तरीके से बदलेगा कि पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। दो नहीं बदलते कि पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो नहीं बदलेंगे। तो ये रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको लर्न करना है। दूसरा, रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस कब फेल हो जाता है? तो ये एक कंडीशन में फेल होता है कि अगर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको कोई नियम मिलता है, कोई सिद्धांत मिलता है, कोई कहावत मिलती है, कोई मुहावरा मिलता है, या कोई सार्वभौमिक सत्य मिलता है। तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज आपका किसी में भी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप नहीं बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। किन कंडीशन में? अगर यहाँ हमें कोई नियम मिल रहा होता, कोई सिद्धांत मिल रहा होता, कोई कहावत मिल रही होती, या कोई सार्वभौमिक सत्य। तो इस तरीके से ये सारी बातें केवल आपको वॉज को देख करके बताई गई हैं कि क्यों यहाँ वॉज आया। तो उसने क्या कहा कि लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, ये तो हमने पता लगा लिया इससे बुक से कि लेंचो को बहुत अच्छी वर्षा की आवश्यकता थी। लेंचो ने बहुत अच्छी वर्षा की आशा करी। क्यों करी ये आशा, उसे वर्षा की आवश्यकता क्यों हुई? तो वो इसलिए हुई एज क्योंकि इट वॉज मच नीडेड, क्योंकि उसे वर्षा की बहुत आवश्यकता थी। काहे के लिए? फॉर अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए, फसल उसकी बहुत अच्छी हो, इसके लिए उसे वर्षा की बहुत आवश्यकता हुई, इसके लिए उसने वर्षा की आशा करी। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए ये आपका रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस है। पहले आप इसको नोट ही कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से आप जो भी अंग्रेजी में पढ़ेंगे हर जगह आपको लगेगा, तो इसलिए नोट करना ही ठीक रहेगा। ये रूल आपका क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका प्रेजेंट में, तो सामने वाला आप एनी टेंस, किसी भी टेंस में रख सकते हैं, किसी भी टेंस में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यानी जिस टेंस में आपको दिया है आप उसको उसी टेंस में रहने दें, यानी आप चेंज नहीं करेंगे। तो चाहे तो आप एनी टेंस लिख लें, चाहे नो चेंज, ठीक। लेकिन बात को अच्छे से समझ लेना, जब आपका प्रिंसिपल प्रेजेंट में है, ये अलग सेंटेंस है, इससे जो दूसरा जुड़ेगा बात उसकी हो रही है, ठीक। जैसे अभी था ठीक उसी तरीके से। तो अगर प्रिंसिपल प्रेजेंट में है तो सामने आप कोई भी टेंस रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं है।
अगर फ्यूचर में है तो सामने आप कोई भी टेंस रखें, आपको जो टेंस आपकी बुक ने दिया है आप उसी को रख दें। लेकिन अगर प्रिंसिपल आपका पास्ट में है, यानी आपने उत्तर दिया और जो मेन बात है वो आपकी पास्ट में है, मेन क्लॉज जो है वो अगर आपकी पास्ट में है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आप उसका कारण बता रहे हैं, तो कारण बता रहे हैं तो वो आपका सबऑर्डिनेट हुआ। आप उसका टाइम बता रहे हैं तो वो उसका सबऑर्डिनेट हुआ। आप उसका स्थान बता रहे हैं तो वो उसका सबऑर्डिनेट हुआ। तो जो आप जोड़ेंगे, तो अगर आपका प्रिंसिपल यानी आपकी जो मेन बात है वो पास्ट में है, तो आप अगर कारण बताएंगे तो वो कारण भी आपको पास्ट में ले जाना पड़ेगा। बेशक बुक में कारण प्रेजेंट में दिया है, लेकिन आप उसे चेंज करके पास्ट कर देंगे, लेकिन उसका जो सेंस निकलेगा वो प्रेजेंट में ही रहेगा। सेंस नहीं बदलते, हाँ, लेकिन टेंस बदलते हैं। फ्यूचर होगा तो उसे भी बदल के आप पास्ट में कर देंगे, जिसे करस्पॉन्डिंग पास्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट बदल के पास्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ मैंने शॉर्ट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट के कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर मॉडल पे चलता है तो केवल विल वुड को सीख लीजिए कि विल को वुड में, शैल को शुड में कर देंगे। विल भी, शैल भी, वुड भी, शुड भी, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। ठीक। अब अगर यहाँ पास्ट मिलता है, प्रिंसिपल मेन बात तो आपकी पास्ट में ही, जो आप जोड़ रहे हैं वो भी पहले से पास्ट में है, तो भी आप बदलेंगे कि पास्ट का जो इंडेफिनिट होगा वो पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का जो कंटिन्यूस होगा वो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में। केवल दो टेंस नहीं बदलेंगे, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों नहीं बदलेंगे, तो इनमें नो चेंज। और ये रूल कहाँ फेल है? तो एक तो इस जगह ये रूल फेल है कि पास्ट का परफेक्ट मिला तो नहीं बदल सकते, परफेक्ट कंटिन्यूस मिला तो नहीं बदल सकते। दूसरा ये रूल कहाँ फेल है कि अगर हमको जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या जो कारण हम बता रहे हैं उस कारण में कोई नियम है तो उसे नहीं बदल सकते। अगर कोई आप जैसे कारण बता रहे हैं, उस कारण में आपका कोई सिद्धांत आ रहा है तो आप उसे नहीं बदल सकते, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, और ये हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। अगर कोई कहावत है तो आप उसे नहीं बदल सकते, अगर कोई मुहावरा है तो आप उसे नहीं बदल सकते, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो आप उसे नहीं बदल सकते। तो इतनी सारी चीज़ों में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो पहले आप जो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस है इसे नोट कर लें, क्योंकि ये आपको आगे अंग्रेजी में मिलता रहेगा रेगुलरिटी में, और जहाँ कहीं भी आएगा मैं इसे समझाता रहूँगा, जिससे कि आपको ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड आंसर है।